जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग 360। मैं हूं अंजलि और आज से हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। काफ़ी लेट हो गया, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। और आज मेरे लिए स्पेशल डे था। तो स्पेशल डे क्यों था ये तो लास्ट में बताएंगे, पर हाँ स्पेशल डे था, इसलिए आज से वीडियो स्टार्ट किया। कोशिश सोचे तो थे अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे, पर नहीं आज था तो आज से स्टार्ट कर दिया। तो अब से रेगुलर वीडियोज़ आएगा। डिले हो गया है, काफ़ी देर हो गया है। मेरा भी स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहे हैं तो हो जाता है लेट, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। पर हाँ, जो बोले हैं वो कंप्लीट ज़रूर कराएंगे। लेट हो जाता है पर डेफिनेटली कंप्लीट होगा आपका, धीरे ही धीरे सही पर होगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर 2 में आप आ चुके हैं, तो चैप्टर 2 आने से पहले आपको हम यही रिकमेंड करेंगे कि एक बार आप चैप्टर 1 पहले देख लीजिए, उसके बाद चैप्टर 2 आइए। चैप्टर 1 में हमें ना सोशियोलॉजी के बारे में थोड़ा जो बेसिक चीज़ें वो बताएं कि सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट क्यों आया है और क्यों, रीज़न क्या था लाने का, क्या रीज़न था। क्योंकि पहले हमारे हम लोग इन्वायरमेंट नहीं पढ़ते थे ना। हम लोग मतलब हमारे पेरेंट्स तो नहीं पढ़ते थे इन्वायरमेंट एज अ सब्जेक्ट, पर हम लोग पढ़ रहे हैं। इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की तरह कंसिडर किया जाता है। इवन हमारे इग्नू में भी इन्वायरमेंट सब्जेक्ट है। क्यों है? क्योंकि इसके पीछे कुछ कारण रहा। लोगों को फील हुआ कि हाँ इन्वायरमेंट कंसर्न दिखाना ज़रूरी है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट आ रहा है, इन्वायरमेंट को सुरक्षा देने का ज़रूरत है। और कोई भी समाज में कुछ बदलाव लाना होता है ना हम लोग को, तो कैसे लाते हैं? बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि सोसाइटी हमारी ना बच्चों से ही बनता है। यही बच्चे तो हैं जो नेक्स्ट सिटीजन बनने वाले हैं। तो अगर आप बच्चे को सुधार देंगे ना, बच्चे को अगर समझा देंगे ना, तो हमारे समाज बदल जाएगा। चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो शुरुआत बोलिए, वो रूट पेड़ को चेंज करना है या पेड़ में अच्छा फल चाहिए तो कहाँ देते हैं? जड़ में पानी देते हैं ना। तो रूट पे ध्यान दीजिए, तो बच्चों को सिखाया जाए। तो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट क्यों लाया गया ये हम पढ़ चुके हैं। सोशियोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है, अगर आप सोशियोलॉजी लिए हैं तो आपको क्या काम आने वाला है। और इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि सोशियोलॉजी का इमर्जेंस हुआ क्यों, किस किस परिस्थिति में क्या कंडीशन रहा जिसके कारण सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट को लाया गया। समाज को पढ़ने का क्या ही जरूरत पड़ गया, पहले तो नहीं था। समाज पढ़ने वाला क्या ही बात है भाई। समाज में तो हम लोग सब रह रहे हैं, बचपन से रह रहे हैं, देख ही रहे हैं आसपास। हम लोग सब जानते हैं कि शादी क्या होता है, फैमिली क्या होता है, और सोसाइटी में लड़के क्या है, लड़की क्या है, सोसाइटी का जो भी पार्ट है हम लोग सब उस चीज़ से अवेयर है। तो क्या ज़रूरत है भाई जानने का, क्या रीज़न था, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है। और आता है दूसरा जो हमारा टॉपिक है, सोशल एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन की रेस को पढ़ना। अब आप बताइए, सोसाइटी को पढ़ रहे हैं और ह्यूमन बींग को नहीं पढ़ रहे हैं, होगा क्या? नहीं ना। इसीलिए सब सोशलॉजी के साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि सोशल एंथ्रोपोलॉजी किस तरह से इमर्ज हुआ है और क्या ये दोनों का कोई रिलेशन है, इस दोनों सब्जेक्ट का। और बिना ह्यूमन बीइंग को समझे हम सोसाइटी नहीं समझ सकते हैं। तो ह्यूमन का क्योंकि बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है समाज को बदलने में, और समाज को पढ़ने के लिए, समाज बनाई है इंसानों से, तो इंसान को पढ़ना ज़रूरी है। इसीलिए आप इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि सोशोलॉजी किस तरह से इमर्ज किया है और सोशल एंथ्रोपोलॉजी किस तरह से इमर्ज किया और आपस में दोनों का क्या रिलेशन है। और इसके बाद हम सब्जेक्ट में सोशोलॉजी का रिलेशन अदर सब्जेक्ट के साथ कैसे है, वो जैसे साइकोलॉजी वो आप नेक्स्ट चैप्टर में देखे होंगे तब पता होगा कि तो धीरे धीरे हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये दोनों जो सब्जेक्ट है ना, सोशियोलॉजी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी, ये बहुत क्लोजली रिलेटेड है। ऑब्वियसली क्लोजली रिलेटेड है। बताइए अब ह्यूमन बीइंग, ऐसा हो सकता है कि ह्यूमन बीइंग हो और सोसाइटी ना हो, और सोसाइटी हो और ह्यूमन बीइंग ना हो। सोशियोलॉजी का मतलब यही है ना। सोशियोलॉजी का मतलब आपको ये आ रहा है कि सोसाइटी का स्टडी करना, और सोशल एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या है? एंथ्रो का मतलब है ह्यूमन बीइंग, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। आप ह्यूमंस का स्टडी कर रहे हैं और ह्यूमंस रहे और सोसाइटी ना बना है, ऐसा होता है क्या? वी ऑल आर सोशल एनिमल। आदमी एक जगह नहीं रह सकता, पागल हो जाएगा। वो लोगों के साथ रहता है, और जहाँ लोग इकट्ठे रहते हैं वो एक सोसाइटी की तरह ही काम करता है ना। इसलिए हम बोल सकते हैं कि एकदम से इस दो सब्जेक्ट जो है ना काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है। देखिए पॉइंटर फॉर्म में लिखे हैं, आप पॉइंटर फॉर्म में याद कर लीजिएगा। आप पॉइंट के फॉर्म में याद करने में आपको आसानी भी हो जाएगा। जो स्टेटमेंट बनाना है ना, वो आप एग्जाम में बना सकते हैं, एग्जाम में लिख लीजिएगा। तो पॉइंटर के फॉर्म में ही रहेगा ये कि मेरे को आपको याद करने में भी, आपको याद करने में भी सुविधा हो पॉइंट के फॉर्म में। और अभी वो वाला टाइम नहीं आया ना, बचपन में हुआ करता था कि हमको पूरा यहाँ से यहाँ तक याद करना है, तो पूरा ये सारा जो भी वर्ब है वो सब याद कर रहे, फ्रेम कर रहे, सेंटेंस का फ्रेमिंग पूरा याद रखने नहीं ना। सेंटेंस तो फ्रेम कर ही लेंगे अगर आपको पॉइंट पता है, समझे हुए हैं, तो हम समझाने का काम यहाँ पे कर रहे हैं बस। नंबर 2 जो हमारा सेकंड पॉइंट आता है कि जो दो सब्जेक्ट है ना एकदम इनसेपरेबल है, एकदम सेपरेट करके आप नहीं पढ़ सकते। ऑब्वियसली नहीं पढ़ सकते हैं कि सोसाइटी को पढ़ेंगे और आदमी को नहीं पढ़ेंगे, ह्यूमंस को नहीं पढ़ रहे हैं। आदमी मतलब ह्यूमंस से, आदमी मतलब ये कंसिडर मत कीजिएगा ओनली ये लड़के लोग, हाँ वो ह्यूमंस बीइंग का बात कर रहे हैं। ठीक, तो इनसेपरेबल है ऐसा तो नहीं है, इतना डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता, थोड़ा डिफिकल्टी है, अलग अलग करके नहीं पढ़ सकते। जब आप सोसाइटी पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ह्यूमंस को पढ़ना ही पड़ेगा, और अगर आप ह्यूमंस पढ़ेंगे तो आपको सोसाइटी भी पढ़ना पड़ेगा ही। ठीक है, दोनों जो डिसिप्लिन है ना बहुत यंग है,
डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं, वो अनुशासन वाला बात नहीं आ रहा है। डिसिप्लिन मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि इज अ सब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट तो फिक्स होता है ना, कभी किसी सब्जेक्ट पर हर सब्जेक्ट का अपना अपना लैंग्वेज होता है। जैसे एग्जाम्पल में स्टेट, STATE स्टेट, ठीक है। ज्योग्राफी में जब स्टेट का बात होता है तो स्टेट उसका मतलब क्या होता है, राज्य। अगर फिजिक्स में स्टेट का बात हो रहा है तो मतलब स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना। और अगर पॉलिटी में स्टेट का बात हो रहा है तो स्टेट का मतलब हो जाता है कंट्री। इंडिया को भी हम ऐसे स्टेट की तरह कंसिडर करते हैं। सिविक्स में आप पढ़े होंगे पॉलिटी वगैरह, तो आपको आइडिया होगा, ठीक है। तो डिसिप्लिन में एक फिक्स होता है। अगर हम बोल रहे कि हम बोले कि बताइए तो कितना स्टेट है, तो आप बोल सकते हैं कि मैम आप फिजिक्स का बात कर रही है कि ये ज्योग्राफी का बात कर रही है, तो मैंने ज्योग्राफी का बात करी, तो बोले अच्छा मैम ज्योग्राफी में तो इतना स्टेट है। अगर हम बोलेंगे फिजिक्स का बात कर रहे हैं या केमिस्ट्री का बात कर रहे हैं तो बोलेंगे मैम 3 स्टेट्स हैं, 3 स्टेट है, ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। तो डिसिप्लिन में एक चीज़ फिक्स होता है। ये अगर सोशियोलॉजी है तो सोशियोलॉजी में कुछ रूल्स है जो फिक्स है, ठीक है। आपको उसी को लेकर, उस प्रोटोकॉल्स को, उस रूल्स को लेकर ही पढ़ना पड़ेगा सोशियोलॉजी को। तो जब हम डिसिप्लिन का बात आता है ना, तो उसमें कुछ ना रूल्स फिक्स हो जाता है उसको स्टडी करने का। आप अपने मन से सोसाइटी को नहीं पढ़ सकते हैं, इसीलिए तो बोला जा रहा है सोशियोलॉजी का मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का आप जिस तरीके से सोसाइटी को देखते हैं, सोसाइटी वो नहीं है, क्योंकि आप एक छोटी सोसाइटी को आप देख रहे हैं, पर वही सोसाइटी पूरी जगह है क्या, नहीं है ना। सोसाइटी एज अ होल है। आप जिस सोसाइटी में रहते हो पूरी सोसाइटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। आप जिस सोसाइटी में रहते हैं हो सकता है वहाँ पे इक्वालिटी है, पर ज़रूरी नहीं ना कि समाज में कहीं भी इनइक्वालिटी नहीं है, ऐसा नहीं है ना। तो हम साइंटिफिक वे में पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ सम सर्वे, विद द हेल्प ऑफ सम डाटाज, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है, दोनों जो डिसिप्लिन है काफ़ी यंग है। सोशल साइंस में, सोशल साइंस का मतलब होता है, सोशल साइंस का सब्जेक्ट हम लोग जानते हैं ना, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है। और उसी में जो सोशल साइंस है, जिसमें आपका आर्ट्स वाला जो पार्ट एक तरह से बोल सकते हैं कि इसमें जो ये 2 सब्जेक्ट है ना, सोशियोलॉजी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी, काफ़ी यंग है, मतलब न्यूली आया है, पहले नहीं था। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है, ऐसा नहीं है, एकदम न्यू स्टडी है, नए नए। जैसे ज्योग्राफी बहुत पुराना सब्जेक्ट है, हिस्ट्री बहुत पुराना है, पर ये तो ना काफ़ी नया है, पुराना नहीं है। क्या रीज़न रहा, ये तो पढ़ेंगे ही कि आखिर क्या परिस्थिति रहा, क्या कंडीशन रहा कि लोगों को एक सब्जेक्ट नया इंट्रोड्यूस करना पड़ा समाज को पढ़ने के लिए। वो हम इस चैप्टर में, इस टॉपिक में वही पढ़ने ही वाले हैं, तो वो हम आगे कवर करेंगे। नंबर 4 पॉइंट आता है हमारा, जो इमर्जेंस ऑफ बोथ हैव डाइवर्स हिस्टोरिकल रूट। ऑब्वियसली दोनों का जो इमर्जेंस हुआ है ना, बहुत डाइवर्स हिस्टोरिकल रूट के कारण हुआ है। मतलब दोनों हिस्टोरिकल रूट मतलब आखिर जो कारण था दोनों का, जो सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करना और सोशल एंथ्रोपोलॉजी स्पेलिंग भी गलती लिखा हुआ है, एंथ्रोपोलॉजी होगा ना, एंथ्रोलॉजी लिखा हुआ है, एंथ्रोपोलॉजी। मेरे को अभी ध्यान पे आया, 1 मिनट को ठीक कर लेते हैं। अच्छा एक बार जब कर देते हैं, 1 मिनट। ओहो, ठीक है, हाँ, तो कहाँ थे, हाँ। तो वो जो दोनों जो सब्जेक्ट है ना हमारा, सोशल, इसका डाइवर्स हिस्टोरिकल रूट है। मतलब सोशियोलॉजी जिस कारण से, जिस कंडीशन में सोशियोलॉजी एज सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है, और सोशल एंथ्रोपोलॉजी जिस कंडीशन में इंट्रोड्यूस किया है, इस दोनों में बहुत ही डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद 6th पॉइंट आता है, इमर्जेंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी डिफिकल्ट। इमर्जेंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, आपका जो एंथ्रोपोलॉजी है ना, एंथ्रोपोलॉजी का जो इमर्जेंस हुआ है, ये थोड़ा डिफरेंट कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये हम बताना थोड़ा मुश्किल है कि, क्योंकि ये देखिए एंथ्रोपोलॉजी किसका स्टडी है, ह्यूमंस बीइंग का स्टडी है। और ह्यूमंस का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ये थोड़ा बोलने में थोड़ा सा डिफिकल्टीज आता है, बोला नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत सारा इसके पीछे थ्योरीज है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये है उनके एंसेस्टर, यहाँ से सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ है, कोई बोलते हैं अफ्रीका से लोग स्टार्ट किए हैं, तो बहुत सारा थ्योरीज है, तो ये बोल पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। पर जो सोशियोलॉजी है वो बोलने में, हम लोग को समझाने में होता है कि अच्छा इस कंडीशन के बाद इसका आप समझ पाएंगे जब हम आगे ये बात क्यों बोल रहे हैं कि डिफ़िकल्टी नहीं होता है सोशियोलॉजी को एक्सप्लेन करने में। सोशियोलॉजी का जो रूट है वो कहाँ से हुआ है ये बताने में ज़्यादा असुविधा नहीं होता है जितना हम लोग को दिक्कत आएगा तुम्हारा आपका एंथ्रोपोलॉजी में। तो क्यों आएगा ये हम आगे डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पर हाँ, सोशियोलॉजी जो है काफ़ी न्यू है, क्योंकि सोशियोलॉजी सोसाइटी में जो चेंजेस आ रहा था, इस चेंज बहुत बड़ा लेवल पे चेंजेस आ रहा था, इस चेंजेस के कारण सोसाइटी को समझने के लिए हम एज अ सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किए। पर जो एंथ्रोपोलॉजी है ह्यूमंस को पढ़ने के लिए, तो ह्यूमंस कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ह्यूमंस का रेस कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये उतना भी एग्जैक्ट नहीं हो पाता क्योंकि इसके पीछे हमारा बहुत सारा थ्योरी है। लास्ट पॉइंट है हमारा, तो दोनों जो एज सब्जेक्ट है ना, इसको हम जनरली 19th सेंचुरी में ही
डिस्कवर किया है, मतलब इमर्ज हुआ है। जनरली 19th सेंचुरी में दोनों को एज अ सब्जेक्ट की तरह इंट्रोड्यूस किया गया। लोग जो थिंकर्स थे, जो सोशल साइंटिस्ट थे, इसके बारे में डिटेल स्टडी किए, डिटेल रिसर्च किए, उसके बाद बुक्स लिखे, और बुक्स लिखने के बाद फिर इस सब्जेक्ट को बहुत ही ड्रास्टिक वे में, बहुत ही इलाबोरेट वे में पढ़ाए हैं। उसके बाद फिर एज अ सब्जेक्ट इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि अब यहाँ पे जो रियल कारण है वो हम देखेंगे कि सोशियोलॉजी जो सब्जेक्ट है, सोशियोलॉजी, सोशियो मतलब सोसाइटी और लॉजी मतलब स्टडी ऑफ सोसाइटी, किस कारण से हुआ, क्या रीज़न था इसके पीछे। मतलब ठीक ही तो था, इतना सारा सब्जेक्ट कम है क्या, और एक सब्जेक्ट आप इंट्रोड्यूस कर दिए, बच्चे के सब पे और प्रेशर डाल रहे हैं, क्या ज़रूरत था भाई, ज्योग्राफी था, हिस्ट्री था, क्यों पढ़ना किस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। देखिए हुआ क्या था, अगर आप है ना क्लास 9 का हिस्ट्री पढ़े होंगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पढ़े होंगे, तो आपको थोड़ा मोरा आइडिया होगा, और नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, हम आपको बताएंगे जितना बेसिक भी, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं करेंगे, जितना ज़रूरत है इस टॉपिक को समझने के लिए उतना हम ज़रूर आपको बताते हैं। तो किसके पीछे क्या कारण था, क्या रीज़न था। देखिए कुछ भी होता है ना, कुछ भी चेंजेस आए तो उसके पीछे ना बस एक दो रीज़न नहीं होता। क्या बोल सकते ये जैसे मान लीजिए कोई इंसान है, काफ़ी अच्छा इंसान है, और समहाउ वो इंसान थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है मेंटली, ठीक है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये पता है ये इंसान इस कारण से डिस्टर्ब हो गया, ये रीज़न था। बस एक ही रीज़न नहीं रहा होगा, कुछ भी चीज़ चेंजेस आता है ना, किसी में भी, इंसान में चेंजेस आए, समाज में चेंजेस आए, कहीं भी चेंजेस आए, उसके पीछे बहुत सारा रीज़न होता है, एक रीज़न नहीं होता है। ठीक वैसे ही सोशियोलॉजी का जो इमर्जेंस हुआ है, सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस जो किया गया है, लोग पढ़ना चालू किए समाज को, उसके पीछे रीज़न था हमारा, कुछ सोशियोलॉजिकल रीज़न था, कुछ इकोनॉमिक रीज़न था, पॉलिटिकल रीज़न था, साइंटिफिक रीज़न था। इसको हम एक एक करके कवर करेंगे। और आप भी जब आंसर लिखिएगा ना, तो आप इसको टॉपिक वाइज ही लिखिएगा, ये पूरे एक साथ सब को नहीं लिख दीजिएगा, टॉपिक वाइज लिखिएगा। देखिए टीचर को ना आप जितना हेल्प करेंगे ना सम आंसर को जितना ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिखने का, तो टीचर भी ना थोड़ा शांति फील करेंगे और आपको मार्क्स देंगे। तो आप जितना हो सके, अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स है, अब आप देखिए सोशियोलॉजी आ गए तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम लोग फिजिक्स लेते हैं तो हम लोग को फार्मूलाज याद करना पड़ता है, केमिस्ट्री में बहुत सारा मॉलिक्यूलर फार्मूलाज वगैरह होता है, केमिस्ट्री से तो मेरा हमेशा दिमाग खराब रहा है, पर फिर भी आप अगर यहाँ पे इस सब्जेक्ट में है, सोशियोलॉजी है, तो आपको बहुत सारे सोशल साइंटिस्ट का नाम याद रखना पड़ेगा। और घबराइए मत, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको रटने ही बैठना पड़ेगा, आप पढ़ते जाइए ना साथ में। अब धीरे धीरे बार बार हम तो बोलते ही हैं बार बार एक ही चीज़, तो आपको आधा वीडियो देखते देखते आधा कुछ याद हो जाएगा। और 2-3 बार अगर करेंगे तो वो कुछ सोशल साइंटिस्ट हैं जो फर्स्ट ईयर में जो है वो सेकेंड ईयर में बार बार आएंगे। और जो हमारा 4 बुक है, BSOC 1 से लेके 101 से लेके 104 तक है, वो बार बार रिपीट होगा। कुछ बहुत फेमस साइंटिस्ट लोग हैं तो बार बार रिपीट होगा, तो अब धीरे धीरे ऐसे ही आपको याद हो जाएगा। तो टेंशन मत लीजिए, पर हाँ इग्नोर मत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा कि हाँ कोई साइंटिस्ट का नाम है तो उस साइंटिस्ट का नाम याद रखें, ठीक है। और हाँ इंटररिलेट भी कीजिएगा, जैसे BSOC 101 हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, तो जब BSOC 102 पढ़ाएंगे, 3 पढ़ाएंगे, 4 पढ़ाएंगे, या फिर 14 तक पढ़ाएंगे, तो एक दूसरे से रिलेट कीजिएगा। जब कि हाँ इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी किस परिस्थिति में हुआ है, तो उसके बाद जब फंक्शनलिस्ट थ्योरी है वो सब बताएंगे, तो आप थोड़ा सा एक दूसरे को रिलेट करना सीखिएगा। ये नहीं कि आगे का पढ़े जा रहे हैं और पीछे का भूलते जा रहे हैं, ऐसे मत कीजिएगा। चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं। नंबर 2 जो हमारा पॉइंट है, वेस्टर्न यूरोप। इसमें देखिए जो स्टार्ट हुई ना सोशियोलॉजी, ये कहीं ना यूरोपियन जो नेशन है ना, यूरोप में ना कुछ चेंजेस आ रहा था। क्या चेंजेस आ रहा था ये हम लोग पढ़ेंगे अभी, पर कुछ चेंजेस आ रहा था। सोसाइटी में बहुत बड़े लेवल पे बदलाव आ रहा था। और जब सोसाइटी में कुछ बदलाव आ रहा था ना, जब भी बदलाव कुछ चेंजेस आता है ना, तो थोड़ा ना केओस वाला सिचुएशन आ जाता है, भगदड़ मच जाता है समाज में। और इस भगदड़ जब मच गया ना, तो कुछ साइंटिस्ट थे, कुछ थिंकर्स थे, साइंटिस्ट मतलब सोशल साइंटिस्ट का बता रहे हैं बात, तो वो है ना सोच रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों। और हम लोग जब थिंकर्स का नाम बोलते हैं ना, थिंकर्स मतलब क्या होता है, सोचने वाले। तो सोचने वाले का मतलब ये नहीं होता ना कि लोग बैठते हैं और दिन भर चिंतन करते रहते हैं कि ये चिड़िया उड़े क्यों, ये चिड़िया ऐसी उड़ेगी तो क्या होगा, पेड़ को देख रहे हैं, चिड़िया को देख रहे हैं, ऐसे नहीं है। थिंकर्स ना जब बैठते हैं ना, तो उनके दिमाग में ना बहुत सारा आइडियाज़ आता है, और वो आइडिया ना समाज में वो लेके आते हैं, और वो जब वो शेयर करते हैं तो समाज में वो आइडिया का यूज़ होता है और नया डिस्कवरी होता है। कैसे होता है, हम आपको जब वापस पढ़ाएंगे वो टॉपिक थिंकर्स का, तब आपको वापस हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि कैसे थिंकर्स कुछ नए नए आइडियाज़ लेके आते हैं, ठीक। तो वो जो थिंकर्स थे ना, वो समाज में जो चेंजेस आ रहा था ना, उनको वो हजम नहीं हो रहा था। वो बोल रहे थे कि आखिर क्यों, आगे इसके पीछे क्या कारण है, तो वो कारण लिख रहे थे, वो जो सोच रहे थे वो किताब में लिख रहे थे, और धीरे धीरे वो ना एज ए सब्जेक्ट की तरह इमर्ज किया, ठीक है। तो वेस्टर्न यूरोप में, यूरोप जो है, यूरोप क्या है, यूरोप हमारा कॉन्टिनेंट है एक तो, ठीक। वी हैव
हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स वी हैव, ये आप कमेंट्स में बताइएगा। तो वेस्टर्न यूरोप में कुछ चेंजेस आ रहा था 18th और 19th सेंचुरी में। इन 18th और 19th सेंचुरी में कुछ रैपिड चेंजेस आ रहा था, काफ़ी बड़े लेवल पे बहुत तेज़ी से बदलाव आ रहा था। तो इसको पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए वो सोच रहे थे और वो बहुत स्टडी कर रहे थे और रिसर्च कर रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, सोसाइटी में लोगों से बात करके फिर घूम रहे थे, कुछ डाटा नोट कर रहे थे और उसके बाद वो बुक्स लिखे और वो बुक्स वापस हमारा बना एज अ सब्जेक्ट। तो पहले का क्या परिस्थिति था, पहले का परिस्थिति कैसा था और चेंजेस आने पर किस परिस्थिति में चेंजेस आया वो हम समझेंगे। मतलब वापस हम बताते हैं, थोड़ा गड़बड़ हो गया कि पहले सोसाइटी कैसा था और जब हम बोल रहे हैं कि रैपिड चेंजेस आया तो क्या चेंजेस आया वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो हमारा नेचुरल साइंस था ना, एकदम नेसेंट स्टेज पे था। नेचुरल साइंस क्या होता है, मतलब ऐसा चीज, ऐसा फिनोमेना जो नेचुरली हो रहा है, जैसे कि लाइटनिंग, थंडरिंग, अर्थक्वेक। ये ऐसा थोड़ी है कि अभी रिसेंट का बात है अब से अर्थक्वेक होना चालू है, ऐसा नहीं है ना। अभी रिसेंट में लाइटनिंग होना चालू है, बिजली कहाँ पे नहीं चमकता था, ऐसा तो नहीं है। बिजली तो पहले भी चमकता था, क्लाउड्स तो पहले भी थे, ठीक, फ्रिक्शन तो पहले भी होता था, तो बारिश पहले भी होता था। तो ये जो बारिश वगैरह है, बारिश होना, जो भी नेचुरल फिनोमेना, ये पहले भी होता था। उसको पढ़ने के लिए लोग ना बहुत ज़्यादा ना क्यूरियस हुआ करते थे, लोग समझने का कोशिश करते थे। एकदम जो भी पहले लोग ना समझ नहीं पाते थे ना, तो लोग अपने ही कुछ थ्योरी लगा दिया करते थे। उनको जैसे लगता था कि जैसे अभी भी बहुत बार देखने को मिलता है, जब लाइटनिंग होता है ना तो लोग क्या करते हैं, लोग शंख बजाने लग जाते हैं। तो ठीक है, हम ये किताब में कहीं नहीं लिखा, ये मेरा अपना थ्योरी है, तो आप इसको सीरियस ज़्यादा मत लीजिएगा। मेरे को ऐसा लगता है कि लोग है ना शंख बजाने लगते हैं, ठीक है, शंकर जी को खुश करने वाला बहुत सारा थ्योरी है, बट है ना लोग ना अपने ही मन से ना समझ तो पाते नहीं थे, पता तो था नहीं कि आखिर इसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है। तो उनको लगता था कि कोई ना जानवर चिल्ला रहा होगा, तो वो और तेज से आवाज़ करते थे जिससे वो लोग और दूसरे लोग डर जाएं। तो ये ना पहले चला करता था। या फिर उन लोग को लगता था कि अर्थ है ना फ्लैट है, ज़्यादा दूर जाएंगे ना गिर जाएंगे नीचे। तो ये सब थ्योरी जब नहीं था कि अर्थ आपका गोल है या फिर ग्रेविटेशन के बारे में नहीं पता था लोगों को, तो अपना अपना थ्योरी लगाया करते थे। तो वो सब ना डेवलप कर रहा था। मतलब जनरली जो बुक्स वगैरह पढ़ते थे, जो वेद वगैरह पढ़ते थे या फिर कोई भी रिलीजियस किताब पढ़ते थे, तो संत लोग जब बोल दिया करते थे, पंडित लोग, ये लोग मान दिया करते थे पहले। ये आपका सोशियोलॉजी के इमर्जेंस के पहले का बात हम बता रहे हैं। पर ये सब चीज़ ना धीरे धीरे बदला, चेंज आया। लोग ना सोचने लगे, रैशनल होने लगे। रैशनल होने का मतलब है हर चीज़ के पीछे कारण, तर्क ढूंढने लगे कि क्यों, अगर कोई ये बात बोल रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है, साइंटिफिक रीजन क्या है, ठीक। तो साइंटिफिक चेंजेस आने लगा। क्या चेंजेस आया साइंटिफिक चेंजेस में? आपको जो ट्रेडिशनल अग्रेरियन सोसाइटी था ना, जो पहले लोग एग्रीकल्चर से इंडल्ज रहते थे, मतलब चाषबास करते थे। चाषबास करने का मतलब है फार्मिंग करते थे पहले। वो धीरे धीरे क्या हुआ, इंडस्ट्रियल सोसाइटी से, आप अग्रेरियन सोसाइटी से चेंज हुआ आपका इंडस्ट्रियल सोसाइटी में। एक इंडस्ट्री बना। इंडस्ट्री बनने का क्या मतलब है, जो पहले क्या था ना, कॉटन इंडस्ट्री था। कुछ भी बनता था, सामान बनता था, मान लीजिए कॉटन बन रहा है, ठीक है, कॉटन उगा रहे हैं और लोग घर पे कॉटन ला रहे हैं, उस कॉटन का से सूता बना रहे हैं और सूता बना के कपड़ा बना रहे हैं। तो सब अपने घर पे बनाया करते थे, ठीक। पर ये क्या हुआ ना, धीरे धीरे घर पे बनाते बनाते इन लोग क्या किया, एक मशीन बनाया गया, ठीक है। मशीन बना और मशीन को एक बड़े से बिल्डिंग में स्टैब्लिश किया गया। मशीन, वो बड़ी मशीन तो सबके घर पे नहीं फिट किया जाएगा, तो मशीन को बड़े से घर में स्टैब्लिश किया गया। उस घर का नाम रखा गया फैक्ट्री, ठीक है। और उस घर पे जो लोग अपने घर में पहले बनाया करते थे, जो सूता बनाते थे, सूता से कपड़ा बनाते थे, उनको सबको उस बिल्डिंग में बुलाया गया, मतलब सोकल फैक्ट्री में बुलाया गया, ठीक है। और फैक्ट्री में फिर लोग ना मशीन के थ्रू वो कपड़ा बनाने लगे, ठीक है। तो ये मशीन जो है, मशीन का जो बिल्डिंग है, जो बता रहे, जो मतलब मशीन का बिल्डिंग इन द सेंस कि बिल्डिंग में जो मशीन को स्टैब्लिश किया गया वो बना फैक्ट्री। और फैक्ट्रीज में जो लोग काम करने लगे और वहाँ पे जो लोग एक सोसाइटी बना दी और वो बन गया आपका इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ठीक है। या फिर बोल सकते हो उस फैक्ट्री में जो मशीन बैठा हुआ वो हो गया आपका, बन गया इंडस्ट्री, जिसमें बहुत बड़े स्केल पे सामान बनने लगा। जो कुछ लोग बनाया करते थे वो अब हैंडमेड से मशीन मेड सामान बना। तो लोग अब क्या किए, पहले तो लोग, अब देखिए, अब मान लीजिए यहाँ पे एक बिल्डिंग है, यहाँ पे काम हो रहा है और यहाँ पे पहले लोग घर पे बनाया करते थे, तो लोग यहाँ से जाएंगे ना डेली एक लेवल, एक टाइम बन जाएगा कि लोग खाना खाएंगे और अब ऑफिस में चल जाएंगे, मतलब ऑफिस इन द सेंस इंडस्ट्री फैक्ट्री में चल जाएंगे काम करने के लिए। तो वाइफ होनी चाहिए, जो वाइफ होगी उनके लिए खाना बनाएगी। तो वो एक सोसाइटी, जो पहले सब दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में काम किया करते थे, अब क्या हो रहा है, अब हस्बैंड जो है बाहर चल जा रहे हैं। तो ऐसा फैक्ट्री जो थोड़े उनके घर से थोड़े दूर पे था,
वो कहाँ चला गया, वो और दूर चला गया। तो अब ये डेली तो आना जाना पॉसिबल नहीं है, तो क्या किए लोग ना, एक हस्बैंड अपना शिफ्ट ही हो गया पूरा यहाँ पे, ठीक है, शिफ्ट हो गया, यहीं पे रहने लगा। तो अब बहुत लोग उधर से आए रहने के लिए, इधर से भी आए लोग, इधर से भी रहने आए। जब सारे लोग यहाँ पे रह रहे हैं तो हुआ क्या, जब सारे लोग यहाँ पे रहेंगे तो उतना तो जगह नहीं है सबको रखने के लिए, तो छोटा छोटा जगह पे रह रहे हैं, तो एक क्योस वाला सिचुएशन आ गया। मतलब बहुत स्लम एरिया में रहना पड़ रहा है, मतलब उतना साफ सुथरा, उतना हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, मतलब सारे लोगों को। अब मान लीजिए, अब बताइए, अब एक रूम है, एक रूम में आप 4 जन रह रहे हैं और एक रूम में, उसी रूम में 10 जन रह रहे हैं, तो अब बताइए कंफर्टेबल किस में होगा, जितना का रूम है उतना ही रूम में रहेंगे ना। 4 जन का रूम है तो 4 ही जन रहेंगे ना, 4 जन से अगर ज़्यादा 10 लोग मिलकर रह रहे तो कंजस्शन तो होगा ही, दिक्कत तो आएगा ही। तो ये ना, अब ये अग्रेरियन सोसाइटी जैसे इंडस्ट्रियल सोसाइटी बना, तो ये बहुत लेवल पे चेंजेस आया, ठीक है। उसके और भी बहुत सारे चेंजेस आए, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद साइंटिफिक चेंजेस क्या है, वैसे हम अभी यही पढ़ रहे हैं। उसके बाद हमारा जो रूरल सोसाइटी था, ये अर्बन सोसाइटी बन गया ऑब्वियसली। अब देखिए ना, ये यहाँ पे एग्रीकल्चर का जो काम करते थे वो लोग चले गए यहाँ पे रहने के लिए। अब वो क्या है, अब वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, तो वहाँ पे लोग को रहने के लिए आपको सुविधा भी तो देना पड़ेगा, हॉस्पिटल देना पड़ेगा, मॉल देना पड़ेगा, दुकान देना पड़ेगा, थोड़ा रोड बनाना पड़ेगा, और आना जाना कर पाए लोग तो ट्रांसपोर्ट का सर्विस देना पड़ेगा। तो एक तरह से ना बेसिक एम्यूनिटीज़ बहुत ज़्यादा हुआ। अब लोग भी मान लीजिए कोई हॉस्पिटल का काम कर रहे हैं, कोई रोड का काम कर, रोड में कोई ट्रक चला रहे हैं, या फिर दुकान खोल के रखे हैं, मॉल खोल के रखे हैं। यहाँ का बात कर रहे हैं, इस जगह का बात कर रहे हैं, ये इस जगह का भी नाम हम अर्बन रखे नहीं है, हम बता रहे हैं। तो ये सारे लोग कहाँ से आएंगे, ये लोग ऐसे तो अपने आप तो चलेगा नहीं, फैक्ट्री चलेगा नहीं, या फिर अपने आप कोई ट्रक चलेगा नहीं, या दुकान चलेगा नहीं, कोई लोग तो चाहिए। तो लोग, बहुत लोग आए, तो लोग जब ना एग्रीकल्चर का काम छोड़ के ये सब काम करने लगे, ठीक है, तो लोग यहाँ पे जो सोसाइटी बना दी, सोसाइटी आपका बन गया अर्बन सोसाइटी। रूरल सोसाइटी और अर्बन सोसाइटी में जो मेजर डिफरेंस अगर आप बोल सकते हैं कि रूरल एरिया में जनरली होता क्या है, लोग जो होते हैं वो पीपल्स लोग ज़्यादा किस में इंडल्ज रहते हैं, एग्रीकल्चर में रहते हैं। और अगर अर्बन सोसाइटी का बात अगर करें तो अर्बन सोसाइटी में जो लोग रहते हैं वो आपके और एग्रीकल्चर के अलावा और सारे सेक्टर्स में रहते, काम करते हैं, ठीक है। तो उनका जो प्रोफेशन होता है एग्रीकल्चर के अलावा और सारा काम में रहता है। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट जो हमारा आता है ओल्ड टूल्स। पहले जो लोग थे ओल्ड टूल्स यूज क्या करते थे, पुराना टूल्स वगैरह यूज करते थे। अब कैसा टूल यूज कर रहे हैं, न्यू इन्वेंटेड टूल्स यूज कर रहे हैं। मतलब पहले क्या होता था, घर पे काम करते थे तो घर पे बहुत सारे सामान, छोटा मोटा सामान के साथ अपना जो भी सूता निकाल रहे हैं, सूता से कपड़ा बना रहे हैं, वैसे करते थे। पर अब तो इंडस्ट्री बन गया, इंडस्ट्री में नया मशीन बन गया है। तो अब ये जो है आपका ओल्ड टूल्स छोड़ के नया इन्वेंशन हुआ है, नया टूल्स यूज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हैंडमेड जो सामान होता था, मशीन मेड प्रोडक्ट बन रहा है। ऑब्वियसली हैंडमेड जो सामान होता है उसमें और मशीन मेड सामान में तो डिफरेंस होगा ही ना। आप मशीन हाथ से जो करते थे वो उतना फिनिशिंग नहीं होगा, मशीन मेड थोड़ा फिनिश होगा, ज़्यादा स्पीड से होगा। ऑब्वियस बात है ना, आप खुद मसाला ही पीसिए ना। अब जो हम लोग का जो क्या बोलते हैं पीसने वाला जो होता है ना, क्या बोलते हैं, सीला चौकी कहते हैं उसको, चौकी सीला, हमको नहीं पता। वो जो नहीं होता पत्थर का नहीं होता, जैसे मम्मी लोग बहुत पुराने ज़माने में मम्मी लोग मसाला पीसा करती थी हाथ से गोल गोल करके, सिलौटी बोलते हैं हमारे यहाँ, तो पता नहीं आपके यहाँ क्या बोलते हैं, बट हाँ सिलौटी कहते हैं। तो उससे पीसती थी। पर आज वो नहीं है ना, आज उसमें पीसने में टाइम लगता था ना, मम्मी लोग पीसती थी, समय लगता था, इकट्ठा करती थी, पीसती थी। अब क्या है, मिक्सर है, तो ऑब्वियसली फाइनली पीसा जा सकता है, बहुत अच्छे से पीसा जाता है और बहुत जल्दी भी हो जाता है। एक बार में 2 बार स्विच घुमाए और मशीन में सारा मसाला पीस गया। तो ये क्या हैंडमेड से मशीन मेड काम होने लग रहा है। स्मॉल स्केल प्रोडक्शन होता था, लोग का भी तो अपना एफिशिएंसी है ना, ऑब्वियसली लोग से ज़्यादा एफिशिएंसी कंप्यूटर का है ना, ये तो आप मानते हैं कि ये नहीं, इसमें सुपीरियरिटी का बात नहीं कर रहे हैं कि मशीन बहुत ज़्यादा सुपीरियर है इंसान से, ये बात नहीं कर रहे हैं, सुपीरियरिटी की बात नहीं कर रहे, हम काम का बता रहे हैं कि जो काम इंसान हाथ से बना रहे हैं और एक तो आपका मशीन बना रहा है, तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा ना वहाँ पे। हाथ से बनाने में जो लोग बनाएंगे वो थोड़ा कम बनाते थे उसी समय में, और जो मशीन बनाता था वो बहुत ज़्यादा स्केल में बनाता था, तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन होने लगा, ठीक है। तो ये सब चेंजेस था, आपका साइंटिफिक चेंजेस था। अब ये सब चेंजेस के आप चेंजेस याद रखिएगा, लिखना पड़ेगा आपको। और ये सारा चेंजेस फिर दूसरे लेवल पे क्या सा चेंजेस आए, आपका साइंटिफिक चेंजेस, पॉलिटिकल लेवल पे क्या चेंजेस आए, इकोनॉमी लेवल पे क्या चेंजेस आए, सोशोलॉजी के लेवल पे क्या चेंजेस आए, मतलब सोसाइटी के लेवल पे क्या चेंजेस आया। 5th नंबर पॉइंट हमारा बोलता है चेंजेस क्रिएट एक तो पैराडॉक्सिकल सिचुएशन आ गया। ये जो सारा चेंजेस आया ना, ये चेंजेस के कारण ना एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन आ गया। पैराडॉक्सिकल सिचुएशन का मतलब होता है सुख दुख दोनों। बोलेंगे अरे मेरे को ना अच्छा भी लग रहा है और बुरा भी लग रहा है, ये कैसा हो गया भाई। हाँ होता है कभी कभी कि कुछ ना अच्छा भी फील कराता है, कुछ थोड़ा बुरा भी फील कराता है। लाइक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं।
कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये एक जब ये जो चेंजेस आ रहा था ना, ये चेंजेस आपका एक होप का भी, एक आशा भी लेकर आ रहा था, और इतना केओस जो बन गया था ना, वो ना दुख भी लेके आ रहा था, दोनों साथ में आ रहा था। ठीक है, जैसे कि एक औरत जब माँ बनती है तो एक दुख सॉरी एक खुशी का बात भी होता है कि वो एक अलग फीलिंग, वो एक नए बच्चे को बर्थ दी रहती है, और एक बहुत एक मदर वाला एक अलग सा फीलिंग रहता है। पर इसको प्लीज़ ऑफेंड मत होइएगा, ज़्यादा दिल पे मत लीजिएगा, हम बता रहे हैं, पर लाइफ बहुत चेंजेस हो जाता है, मतलब जो उनका चैन सुख नींद सब परित्याग हो जाता है। तो एक तरह से ना प्रॉब्लम भी बहुत आता है, बच्चे जब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता है, तो ये एक तरह का पैराडॉक्सिकल सिचुएशन हो जाता है एक औरत के लिए जब वो माँ बनती है। तो ठीक है, दोनों प्रॉब्लम आता है, बहुत सारा चेंजेस आता है, हार्मोनल चेंजेस आता है, एंजाइटी हो जाता है, कभी कभी फैट हो जाता है, बहुत शरीर बहुत फैल जाता है, बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। तो एक बार खुशी भी तो होता है ना, एक बच्चा भी आता है, प्यारा सा बच्चा, उस बच्चे को देख के माँ सारा अपना तकलीफ भूल जाती है। तो एक तरह का पैराडॉक्सिकल सिचुएशन का मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाया है। ठीक है, डेवलपमेंट ब्रिंग्स होप। ये डेवलपमेंट जब हो रहा था ना, ये जो इतना सारा डेवलपमेंट हम बता रही है, डेवलपमेंट जो है एक होप लेके आ रहा था कि अब है ना कुछ समाज बदल रहा है, जो पहले प्रॉब्लम हुआ करता था अब नहीं होगा, अब है ना बहुत बड़े लेवल पे चेंजेस आएगा, बड़ा प्रॉफिट होगा तो हम लोग का अर्निंग सोर्स भी बढ़ेगा। ठीक है, पर ये ना केओस का सिचुएशन भी ले आया था, क्योंकि सबको पहले जो अपने अपने घर पे काम किया करते थे, अब कहाँ है, अब सब एक जगह पे आके काम कर रहे हैं। ठीक है, वेराइटीज़ ऑफ लोग एक जगह पे मिलेंगे, वेराइटीज़ ऑफ मर्द होगा तो लोग में थोड़ा तो क्लैश तो हो गई। ठीक है, और सारे लोग एक जगह पे रह रहे हैं, सारे लोग को एक जगह पे रखने के लिए आपको छोटा छोटा घर देना पड़ रहा है रहने के लिए, तो थोड़ा केओस का सिचुएशन, थोड़ा प्रॉब्लम में सफर सब कोई कर रहे थे। ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम भी था, तो दोनों ही लेकर आया ना ये सारा चेंजेस, एक तरह का आपका अच्छा भी लेकर आया, बुरा भी लेके आया। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसके पीछे, देखिए ये सब तो हम पढ़े ही हैं, प्लस इसके बाद हमारा देखिए अगर बोला जाना तो इकोनॉमिक लेवल पे क्या चेंजेस आया, पॉलिटिकल लेवल पे आपके बुक में जो दिया है ना, जितना उतना ही हम पढ़ा रहे हैं, एक्स्ट्रा हम कुछ भी नहीं बता रहे हैं। और जैसे जैसे अगर आएगा, अगर आपका चैप्टर जैसे कंप्लीट हो जाएगा, फिर वापस अगर आपको डाउट होता है तो फिर वापस हम कवर कर देंगे। पर अभी फिलहाल पूरा जो भी हम पढ़ा रहे हैं ओनली बुक ओरिएंटेड है, जितना बुक्स में आपको टॉपिक दिया है उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उससे ज़्यादा हम कहीं इधर उधर नहीं जा रहे। ऑलरेडी हम बहुत बार एक्सप्लेन करने के चक्कर में थोड़ा बड़ा हो जाता है, पर इसलिए इसको अवॉइड कर रहे हैं। उसके बाद हमारा आता है दो इंपॉर्टेंट फैक्टर को हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें जो इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी के पीछे अगर आपसे बोला जाता है तो ये सब तो आपको बोलना ही है, प्लस उसके साथ आप दो इंपॉर्टेंट फैक्टर याद रखिएगा। एक तो है आपका एनलाइटमेंट पीरियड और दूसरा आपका है साइंटिफिक रेवोल्यूशन। ठीक है, आपकी बुक में जो दिया है, एक आपका दिया है एनलाइटमेंट पीरियड और साइंटिफिक रेवोल्यूशन। तो ये एनलाइटमेंट पीरियड क्या होता है, एनलाइटमेंट का क्या मतलब होता है, एनलाइटमेंट बोलने का मतलब है, अगर हम अपने आम भाषा में बोले तो इसका मतलब होता है किसी भी इंसान का जब ज्ञान चक्षु खुल जाता है ना, एनलाइटेंड हो गया, बहुत मतलब बुद्धिमान हो गया इंसान, बुद्धि वाला काल बोल सकते हैं, कि मतलब लोग ना बहुत समझदार हुए जा रहे हैं, मतलब उनका ज्ञान चक्षु खुल रहा है, लाइक अब मेच्योरिटी का बात कर सकते हैं हम इसमें, अगर सिंपल भाषा में समझे तो। ठीक है, तो क्या हो रहा था भाई, क्यों उस समय को, पीरियड मतलब टाइम, ठीक है, तो उस टाइम को क्यों हम एनलाइटमेंट पीरियड का नाम दिया, क्या सब कोई गौतम बुद्ध बन रहे थे उस टाइम पे, नहीं, बताते हैं क्या हो रहा था। नंबर 1, सबसे पहला जो पॉइंट आता है, एज ऑफ रीजन बोल सकते हैं। एनलाइटमेंट पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड एज एज ऑफ रीजन। रीजन का मतलब होता है कारण। ठीक है, कारण का रीजन, कारण का एज कैसा हुआ भाई, कारण का एज का मतलब है कि सब है ना, पहले एकदम बाबा जी लोग या फिर प्रीस्ट, कैथलिक्स, या जो भी चर्च में फादर्स हुआ करते थे, क्योंकि हम यूरोप का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं अभी, फिर यूरोप के ही ये सारा कंडीशन घूम रहा है, तो जब भी सोसाइटी का बात आ रहा है तो अपने भारत से भी नहीं है, आप रिलेट कीजिएगा, ये भी हम यूरोप में है अभी फिलहाल, आप पूरा दिमाग को यूरोप में ले जाइए और दिमाग में बस फॉरेनर्स के बारे में ही सोचिए। ठीक है, तो हाँ, तो यूरोपियंस लोग के बारे में हम लोग को सोचना है अभी फिलहाल, यूरोपियन सोसाइटी को इमर्ज करना है, मतलब इमेजिन करना है। तो एज ऑफ रीजन, क्योंकि सब लोग पहले ना जो भी प्रॉब्लम होता था वो प्रॉब्लम में उन लोग जाते थे सो कॉल्ड सेंट के पास, साधु बाबा लोग के पास, और उन लोग जो भी उसका रीजन बताते थे कि ओहो ये प्रॉब्लम का जड़ ये इसके कारण हो रहा है, ये करोगे तो ये ठीक हो जाएगा, तो हम लोग मान लिया करते थे। ठीक है, पर अब लोग क्या कर रहे हैं, अब उन लोग का बात नहीं मान रहे, उसके पीछे तर्क ढूंढ रहे हैं। उन लोग बोलते थे कि आज आप ऐसा कीजिएगा ना तो आपके मरने के बाद जो आपका लाइफ हो ना, लाइफ आफ्टर जो डेथ है वो बहुत सुंदर होगा। लोग बोले हम देखने गए हैं, कौन देखने गया है कि लाइफ आफ्टर डेथ कैसा होने वाला है, मरने के बाद कौन देखा है लाइफ कैसा होता है, लाइफ होता भी है कि नहीं होता है। तो लोग रीजन करने लगे, तर्क करने लगे। अब पहले ये ना पाप लगता था, पर अब ये पाप नहीं लग रहा उनको, अब लोग ना बात कर रहे हैं, हर चीज के पीछे ना कारण ढूंढना चाह रहे हैं, साइंटिफिक कारण ढूंढना चाह रहे हैं।
ठीक है। और हम लोग को भी ढूंढना चाहिए, हम लोग को भी जो बोला जाए हम लोग को आंख बंद करके नहीं मान लेना चाहिए। परिस्थिति बदलता है तो समय में बहुत सारी चीज़ चेंजेस आना चाहिए। कि हो सकता है कि वो चीज़ पहले हुआ करता था, पहले लोग बोला करते थे कि हाँ पहले का परिस्थिति अलग था तो लोग मानते थे, पर अब का परिस्थिति अलग है ना, तो अभी हम लोग को अलग डिफरेंट चीज़ करना चाहिए। नहीं कि हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं तो हम लोग को भी करते ही आना चाहिए बिना किसी क्वेश्चन के। देखिए हम ये नहीं बोलते कि आप अपने ट्रेडिशन को बदल दीजिए, बिल्कुल नहीं, ट्रेडिशन को फॉलो कीजिए, बट विद द सम लॉजिकल रीजन कि हाँ इसके पीछे ये तर्क है, हमको करना चाहिए। सूर्य भगवान को जल हम लोग बहुत पहले से देते आ रहे हैं, हाँ देना चाहिए आज भी, क्योंकि इसके पीछे कारण है। सूर्य भगवान के जल के पीछे जो साइंटिफिक रीजन है, यू शुड नो अबाउट दिस। ये नहीं कि बस कर रहे हैं तो कर रहे हैं बस बिना किसी कारण के, हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं। बहुत गंदा एक तरह का, अभी रिसेंट में हम यूट्यूब पे बहुत गंदा सा एक प्रथा देखे जो बहुत बहुत रिडिकुलस लगा मेरे को तो पर्सनली पसंद नहीं आया। कोई ऑफेंड होता है तो आई डोंट नो, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे, बट स्टिल मेरे को नहीं पसंद आया। जिसमें कुछ अघोरी लोग थे और वो एक डेड बॉडी को, बच्चे के डेड बॉडी को निकाल रहे थे, और निकाल के उसको किसी का, देखिए किसी का पर्व हो तो ठीक है, पर कोई भी चीज़ अगर इनह्यूमन है ना तो धर्म के नाम पे नहीं किया जाना चाहिए। उसको बॉडी को ज़मीन से निकाले, छोटे बच्चे का बॉडी, 2 साल का बच्चा होगा, और उसकी बॉडी को पता नहीं बहुत काट पीट के अजीब तरीके से दिखा रहे थे। जो वीडियो बहुत गंदा था, मतलब एकदम वियर्ड सा था। तो ये धर्म का उन लोग का चल रहा था, मतलब ये उन लोग का रिचुअल वगैरह। तो ये कैसा रिचुअल है? मतलब एक छोटा बच्चा जो जिनका देहांत हो गया, उस बच्चे को उसकी माँ पे क्या बीत रहा होगा, सोच के देखिए। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ बस हमारे 200 साल 2000 साल से चल रहा है ये प्रथा तो चल रहा है, नहीं, गलत हो रहा था। जो चीज़ गलत हो रहा था उसको चेंज कीजिए। तो ये अब समय आ गया था इन लोग का कि इन लोग ना अब मान नहीं रहे थे कि जो चीज़ चल रहा है वो चल रहा है, उन लोग रीजन कर रहे थे, चेंजेस लाना चाह रहे थे, ठीक है। चेंज इन फिलोसफिकल का मतलब होता है, मतलब बहुत बार लोग जो ज़्यादा थोड़े एडवांस होने लगते हैं, जो अपने सोच से ऊपर से, मेरे दिमाग से ऊपर जाने लगते हैं, अरे भाई फिलोसफी बंद कर अपना। तो मतलब फिलोसफी का मतलब बात होता है जब ना आप जो चीज़ नहीं सोच पाते, जो आप चीज़ समझ नहीं पाते, लोग ज़्यादा तो कुछ लोग ना बैठते हैं चिंतन करते हैं तो समझते हैं अच्छा इसके पीछे ना ये कारण है। जैसे हम एक एग्जाम्पल देते हैं, कभी कभी ना हम मतलब हाँ मतलब होता है, कभी कभी ज़्यादा प्रॉब्लम आता है लाइफ में, कुछ टेंशन आता है, तो कभी कभी शांत से बैठने पड़ना बहुत सारा, मतलब जैसे मेरे को खुद एक दिन फील हुआ लाइक ये, अब हम ये नहीं बोले हम बड़े फिलोसफर हैं, बट हम एक बता रहे हैं कि एक फिलोसफी का एक छोटा सा एग्जाम्पल दे सकते हैं समझाने के लिए। हम बैठे और बैठ के ना फिर जो भी एनालाइज किए कि क्यों क्या प्रॉब्लम हुआ था, फिर समझ में आया कि अच्छा ये कारण भी हो सकता है। तो फिर रियलाइज़ हुआ ये चीज़ कि जब भी कब हम लोग की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आता है ना, तो भगवान पता नहीं हम लोग को कुछ ना कुछ हम लोग को सिखाना चाह रहे होते हैं। हम लोग प्रॉब्लम पे तो ध्यान दे देते हैं, पर सिखाना क्या चाह रहे उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो कई बार ना आप अगर ना ध्यान दीजिएगा ना तो आपको समझ में आएगा कि ये प्रॉब्लम का कहाँ दिक्कत कहाँ था, मतलब इसकी प्रॉब्लम का जड़ कहाँ से आया है। तो ये एक तरह का ना थिंकिंग है, थिंकिंग प्रोसेस है। मतलब आप सोचते हैं ना तो आपके दिमाग में फिर नया आइडिया आता है, तो मतलब अच्छा ये दिक्कत था तो अब से हम ऐसा नहीं करेंगे, है ना। तो ये एक तरह का लोग सोचने लगे, तर्क ढूंढने लगे, हर चीज़ के पीछे कारण ढूंढने लगे, क्वेश्चनिंग करने लगे, बिना उनके ये माने कि ये तो पवित्र लोग हैं जो बोल देंगे वही सच हो जाएगा, ठीक है, उनका बात तुमको मानना ही पड़ेगा, उनके बात पे क्वेश्चन करना इस लाइक का पाप नहीं है, ठीक है, ये पाप नहीं मानते थे। एग्जिस्टिंग आइडियाज ओवरथ्रोन, जो आइडिया पहले हुआ करता था कि अर्थ राउंड नहीं है, अर्थ आपका फ्लैट है, जो अर्थ है, अर्थ सन के चारों तरफ नहीं घूम रहा है, सन अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, ये सब भी ना एविडेंस के जो बोल दिए मान रहे हैं तो मान रहे हैं। सारी बुक को जला देना चाहिए, जो किताब है बस आपका जो बाइबल वगैरह जो भी आपका, देखिए ऑफेंड मत होइएगा, जितना भी मतलब उस टाइम पे जो था कि जो भी आपका धार्मिक किताब है उसके अगेंस्ट कुछ भी है तो गलत है। मतलब अगर उन लोग जाते विच क्राफ्ट वगैरह, ब्रिटिश लोग बड़ा बोलते थे कि यू इंडियंस आर सैवेज, बारबेरियन लोग, बारबेरियन लोग, हम लोग बारबेरियन हो गए। सोच के देखिए क्या बारबेरियन लोग ऐसे मंदिर बनाते हैं, जो बारबेरियन मतलब क्या होता है, गवार लोग, जंगली लोग, सच्ची। और मान लीजिए, चलिए हम लोग मान लेते हैं हम लोग बारबेरियन है और ऐसा मंदिर बनाए हैं, कैलाश टेम्पल, एलोरा, अजंता, इतना सारा टेम्पल्स है, ग्रेट भव्य वाला मंदिर, तो आप यूनेस्को में क्यों डाल दिए भाई बारबेरियन का आर्किटेक्चर को, क्यों डाल दिए? नहीं डालना चाहिए ना। फिर भी, और वो भी मान लीजिए जब बारबेरियन लोग ऐसे हैं तो जो पढ़े लिखे होंगे वो कैसा चीज़ बनाएंगे, सोच के देखिए। तो जो भी है उन लोग जो बोलते थे हम लोग को कि इन लोग के पास कुछ भी नहीं है और ये जो भी है इन लोग का बात मत मानिए, और इन लोग में तो बड़ा कुप्रथा वगैरह, ठीक है, कुप्रथा अगर हमारे यहाँ था तो कुप्रथा वहाँ भी था। विच क्राफ्ट जो था, हंटिंग, वहाँ भी होता था। विमेन लोग को कोई एक महिला है उसको बोल देते कि ये चुड़ैल है, इसको जला दिया जाए, उसको लटका दिया जाए, इसको पत्थर से मार के मार दिया जाए, तो ये सब बहुत गलत हुआ करता था। तो विच क्राफ्ट वगैरह है कि तो पहले होता था कि किसी विमेन है, विमेन का अगर बेटा वगैरह नहीं है, पति वगैरह नहीं, उसके पास अपना प्रॉपर्टी वगैरह, तो उसको ना कंसिडर कर देते, उसको सब ऐसा र्यूमर्स फैला देते थे ना कि ये ना चुड़ैल है तो इसको मार दिया जाए। जैसी वो मर जाती थी उसको जो प्रॉपर्टी उन लोग हड़प लेते थे, ठीक है। तो ये सब प्रथा हम लोग पहले, अगर ये औरत मेरे को देख रही है और हम बीमार पड़ गए तो हम बोल देते कि ये तो चुड़ैल है, ठीक। तो लोग ना अब मानने नहीं लगे, अब बोले कि नहीं,
उसके पीछे क्या रीजन है यार, वो मेरे को देखेगी और हम बीमार हो जाएंगे, ऐसा कुछ है क्या? तो नहीं, पहले उन लोग जो फादर लोग बोलते थे उन लोग मान लेते थे, पर अब उन लोग नहीं मानते, अब उन लोग इसके पीछे रीजन दे रहे थे। कुछ प्रोमिनेंट थिंकर्स का नाम याद रखना पड़ेगा आपको, चार्ल्स मॉन्टेस्क और दूसरे रूसो, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन कैसे हमको नहीं पता, हमको तो ये हम चार्ल्स मॉन्टेस्क क्यों बोलते हैं शायद इसको, तो आप स्पेलिंग याद रखिएगा। और रूसो जो है, ये दोनों का नाम याद रखिएगा, ये प्रोमिनेंट थिंकर्स थे, ठीक है। यही लोग थे जो बात कर रहे थे, सोच रहे थे समाज में चेंजेस आ रहा है तो क्यों आ रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है, ये इन लोग इस मैटर में डिस्कस कर रहे थे, लोगों को अवेयर कर रहे थे, ठीक है। रेडिकल थॉट्स डेवलप, रेडिकल मतलब होता है एकदम ग्राउंड लेवल पे जाके सोचना, क्यों क्यों भाई क्यों, ये है ऐसे ऐसे लोग रेडिकल। जो छोटे बच्चे लोग होते हैं ना, कुछ बच्चे लोग बोलते हैं कि हम क्यों भाई ये क्यों करना चाहिए, ये क्यों करना चाहिए, तो हर चीज़ के पीछे जो क्यों लेके आते हैं ना, ये रेडिकल्स लोग हैं। तो रेडिकल थॉट डेवलप कर रहा था, क्यों राजा ही सैक्रोसेंट है, राजा का ऑर्डर इतना पवित्र क्यों माने, आखिर वो भी एक इंसान है, हम भी एक इंसान है, बस इसीलिए क्योंकि वो एक उनके पास पैसा है और उनका जन्म एक राजा घराने में हुआ है, इसीलिए बस वो एकदम जो बोलेंगे वो सैक्रोसेंट हो जाएगा। सैक्रोसेंट मतलब बोलने का मतलब है पवित्र, एकदम से पवित्र, जिस पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, एकदम पवित्र चीज, लाइक हम लोग के लिए जितना पवित्र गीता वगैरह है। तो एंड ऑफ डिवाइन राइट्स ऑफ रूल, वो लोग उनका जो था ना, बोला जाता था कि राजा जो है भगवान के ही रूप है और राजा का जन्म ही हुआ है हम पे रूल करने के लिए। उनके पास वो एक डिवाइन पावर है, एक दैव्य शक्ति है जिससे वो रूल कर सकते हैं। पर आज अभी है क्या द्रौपदी मुर्मू के पास एक दैव्य शक्ति है इसलिए वो हमारी प्रेसिडेंट बनी है? रियली नहीं ना। तो ये सब आइडिया वहीं से चेंजेस आ रहा है ना, इसीलिए वापस हम लोग वापस चेंज लाए हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो भी एक इंसान है और राजा का बेटा ही राजा अब नहीं बनेगा, अब प्रजा भी जो कैपेसिटी है जिसके पास, जो कैपेबल है वो बनेगा, ना ही कि कुछ डिवाइन राइट्स के थ्रू, ठीक है। ऑथोरिटी फ्रॉम द चर्च टू स्टेट, जो ऑथोरिटी था, जो पावर था, ऑथोरिटी और पावर में क्या डिफरेंस है ये हम आगे पढ़ेंगे, हम आपको बताएंगे ऑथोरिटी और पावर में क्या डिफरेंस है। स्लाइड से डिफरेंस अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नहीं तो फिर हम लोग को पढ़ने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सोशियोलॉजी में, तो उसको हम आगे कवर करेंगे। पर जो भी एक तरह से आप समझ के रखिए कि पावर, जो भी चर्च के लोग जो बोला करते थे उसको एकदम ऊपर लेवल में माना जाता था और कोई उस पर क्वेश्चन नहीं करता था। पर ये अब चेंजेस किस पे चला गया, ये पावर किसके हाथ पे चला गया? गवर्नमेंट के हाथ में, स्टेट के हाथ में, ठीक है। अब स्टेट जो बोल रहा है, गवर्नमेंट जो बोल रहा है, सरकार जो बोल रहा है, उसका बात माना जा रहा है। तो आप बोलेंगे मैम चर्च से अचानक सरकार कैसे हो गया? हो रहा था फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हम पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा किस तरह से चर्च का जो पावर है ये गवर्नमेंट के हाथ में कैसे गया, गवर्नमेंट कैसे बना। मोनार्की फॉल कर गया। मोनार्की मतलब क्या होता है? मोनो मतलब होता है सिंगल, वन, आर्क मतलब होता है रूल, जब एक राजा रूल कर रहे होते हैं, लाइक ना राजा का बेटा जो बोलते हैं ना राजा बनता है जब, तो वो एक मोनार्की है। और डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी मतलब जब लोग रूल करते हैं, मतलब लोगों के द्वारा राजा बने जाते हैं, लोगों में से चुने जाते हैं राजा। तो जो पहले जो सिस्टम था ना, पहले एक राजा था, उसका बेटा भी राजा बना, बल्ले हो सकता है बड़ा गधा हो, फिर भी है, गधा तो नहीं बोलना चाहिए, गधा लोग बहुत मेहनती होते हैं, पर स्टिल एकदम इनकैपेबल है, राजा बनने लायक नहीं। पर हाँ यही वही गद्दी पे बैठेगा। हो सकता है एक प्रजा का एक लड़का जो बहुत इंटेलिजेंट है एकदम, उसके पास ना एक होता है ना किसी का, हर किसी एप्टीट्यूड होता है किसी के अंदर जो ना उसमें वो एक्सपर्ट होता है, मतलब बाय बर्थ थोड़ा थोड़ा कुछ उसमें होता है, लेकिन बहुत एक्सपर्ट होता है, थोड़ा उसको सिखा दिया जाए तो मतलब बन सकता है। तो ऐसा लड़का है, पर वो राजा नहीं बनेगा। आफ्टर ऑल उसके अंदर जो भी है उतना सारा क्वालिटी होने के बाद भी ये बन रहा है राजा, क्यों? क्योंकि उसके पास पावर, क्योंकि उसके पास उसका जन्म नहीं हुआ ना। तो ये चीज़ अब फॉल कर गया, नहीं ऐसा नहीं होगा, इसे खत्म कर दिया गया, मोनार्की को फॉल कर दिया गया, ठीक है। अब इतना बड़ा रूल जो कंटिन्यू से चल रहा था, राजा का बेटा ही राजा बन रहा था, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा तो सोसाइटी में क्यों ना मच जाएगा। आप सब चाहिए कि राजा के चुपचाप बैठे रहेंगे, बोलेंगे कि हाँ बाबू तुम आ जाओ, प्रजा को बोलेंगे हाँ ठीक है मेरा बेटा नहीं है, तुम ही आ जाओ, तुम ही बैठ जाओ गद्दी पे, आराम से बोल देंगे क्या? कभी नहीं बोलेंगे। बड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, चेंजेस तो आएगा ही। तो ये सब केओस का सिचुएशन ले रहा था, हड़कंप मच गया था, ठीक। बोथ नेचर एंड सोसाइटी कैन बी स्टडीज एम्पेरिकली। अब ये सब जो चेंजेस आ रहा था ना, तो इसको समझने के लिए नेचर में जो नेचुरल फिनोमेना, सोसाइटी में जो लोग थे, लोग किस तरह से इवॉल्व हो रहे थे, लोग का कंडीशन किस तरह से चेंज हो रहा था, इसको बहुत ही साइंटिफिक वे में पढ़ा जा रहा था। स्टडीज एम्पेरिकली का मतलब होता है विद द हेल्प ऑफ सम एक्सपेरिमेंट्स। एम्पेरिकली मतलब होता है एक्सपेरिमेंट। अब ये नहीं कि आपको लग रहा है, देखिए अब मान लीजिए एग्जांपल समझिए, आपको लग रहा है कि अब जब रास्ता में निकले ना तो अब सामान रख के गए ट्रेन में और आपका सामान चोरी हो गया,
ठीक है, आपका सामान अब चोरी हो गया तो आपको लग रहा है कि ना ट्रेन में ना हमें सामान चोरी हो जाता है, सब लोग ही चोर होते हैं, रियल में तो सब लोग चोर हैं। अब ये आप आपका अपना आइडियोलॉजी बोल रही है, आप अपना पर्सपेक्टिव बोल रहे हैं, आपका लाइफ एक्सपीरियंस जैसा रहा है आप उस तरह से बोल रहे हैं। या मान लीजिए किसी लड़की का 4 लड़कों से पाला पड़ा एक के बाद एक, और सारे लड़के ना बड़े ही झूठ बोलने वाले लेके, तो वो लड़की बोलेगी कि लड़के लोग तो होते ही धोखेबाज है, एकदम से धोखेबाज। या फिर किसी लड़के का पाला पड़ा 2-3 लड़की के साथ, तो तीनों लड़की उसके साथ चीट करके चली गई, तो बोलेंगे कि सारी लड़की ही गंदी होती है। सीरियसली, कि सारे लड़के ही गंदे होते हैं, क्या सारी लड़की गंदी होती है, या फिर सारे आदमी ही चोर है क्या? नहीं, ये आप अपना एक्सपीरियंस बोल रहे हैं। तो इसको कभी हम साइंटिफिक, या वो इंसान से बोला जाए कि लोग आपके नज़र में सोसाइटी क्या है, तो वो बोलेगा, पहले वाला इंसान बोलेगा मेरी नज़र में तो सारे लोग चोर हैं, सब सेल्फिश हैं, ठीक है। दूसरी लड़की जो लड़की थी बोलेगी कि सारे लड़के गंदे हैं, सारे लड़के चीट, लड़के लोग का तो काम ही होता है बस लड़कियों को धोखा देना। लड़की क्या बोलेंगे, वो जो लड़का था वो लड़का क्या बोले, सारी लड़की गंदी होती, सारी लड़की को बस लूटने में लगी रहती है। सीरियसली नहीं, ये आपका अपना एक्सपीरियंस है, ये नहीं बोलता है सोसाइटी बोलेगा क्या, जब बहुत लोगों से मिला जाएगा, लोगों का एक सर्वे बनाया जाएगा, एक डाटा कलेक्ट किया जाएगा, और उसके बाद फिर ना बहुत सारे डाटा को कलेक्ट करने के बाद एक थ्योरी लाया जाएगा। ये है एम्पेरिकल स्टडीज ऑफ सोसाइटी, समझे। 1-2-3 जन का मत से नहीं बोला जाता कि आपके अनुसार अगर सोसाइटी है तो आपके अनुसार हम सोसाइटी को नहीं पढ़ने लगेंगे, सोशियोलॉजिकल सब्जेक्ट नहीं बना देंगे, समझे। क्लास 7 सॉरी चैप्टर पॉइंट नंबर 7, ठीक है। ह्यूमन बीइंग रियलाइज इनफाइनाइट पोटेंशियल। ह्यूमन बीइंग को रियलाइज हुआ कि ना ह्यूमन बीइंग के अंदर बहुत इनफाइनाइट पोटेंशियल है। इन्फिनिटी लिखा हुआ है, अच्छा, इन्फिनिटी मतलब हाई लेवल का, जिसका एंड नहीं है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग को रियलाइज हुआ। पहले होता ना कि बोलते थे कि नहीं आप लोग पीजेंट्स क्लास हैं, ये तो पता होगा ना कि यहाँ पे कास्ट सिस्टम था, तो वहाँ पे कैसा था, यूरोप में कैसा था, क्लास सिस्टम था। अमीर होते थे, उसके नीचे फिर थोड़े से कम पैसे वाले, फिर उससे कम पैसे वाले, तो पैसे के लेवल पे ना क्लास डिवाइड हुआ था। हमारे यहाँ पे तो जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र से ना उस तरह से, ठीक है। तो वहाँ भी डिवीजन था, सोसाइटी का डिवीजन था, और अपने से हमेशा छोटे वाले को लोग दबाया करते थे। यहाँ पे हम लोग कर चुके हैं एनलाइटमेंट पीरियड, ये हम आपका है। देखिए अब आप सोचेंगे कि मैम बुक्स में तो बहुत बड़ा सा पैराग्राफ दिया, आप इतना से मैं कवर कर दी, इतना आप याद रख लीजिएगा ना, तो आप इसके बाद ना आंसर अच्छा से कर पाइएगा। इसके बाद हमें ना अच्छा खासा वर्ड्स में लिख सकते हैं, तो इसको बस आपको इतना याद करके रखना है, और उसके बाद फिर आप आंसर कर पाइएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है साइंटिफिक रेवोल्यूशन। साइंटिफिक रेवोल्यूशन के बाद जो हमारा टॉपिक है आपका, एक मिनट, हाँ, साइंटिफिक रेवोल्यूशन के बाद जो हमारा सोशल इकोनॉमिक चेंजेस ऑफ द जो चेंजेस आएगा 19th सेंचुरी वाला, ये वाला जो टॉपिक है ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यहीं पे हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा ये वाला टॉपिक कवर करने के बाद। तो साइंटिफिक रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? साइंटिफिक तो मतलब पता है एवरीथिंग, साइंटिफिक जो साइंस के थ्रू जो मतलब नॉलेज के थ्रू या फिर एक्सपेरिमेंट के थ्रू, और रेवोल्यूशन का मतलब होता है जब बड़े लेवल पे कुछ चेंजेस आते हैं उसको रेवोल्यूशन का नाम देते हैं, ठीक है। तो रेवोल्यूशन जो आपका यहाँ पे आ रहा है, एक नया एटीट्यूड डेवलप हो रहा था मैन का, लोगों का नेचर के प्रति। नेचर को जिस पहले नज़र से जैसे देखते थे, पहले लगता था कि सबको भगवान जैसे बोलता ना कि ये करेंगे तो भगवान नाराज़ हो जाएंगे, ये करेंगे तो हम लोग को पाप मिल जाएगा, ये होगा तो पुण्य मिल जाएगा। तो ये सब लॉजिक उन लोग अब बंद कर रहे थे, और ये सब लॉजिक पे ना बिलीव करके किस पे बिलीव कर रहे थे, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट पे बिलीव कर रहे थे, जो ऑब्जर्व कर रहे थे, बहुत बारीकी से क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव कर रहे थे। मतलब एक इंसान है जो गया, एक स्टार्ट किया एक जगह से चलना, फिर घूम के वापस वहीं पे आया, वो ये देखा, उसके बाद उसको रियलाइज हुआ कि अर्थ ना स्क्वायर नहीं है, अर्थ गोल है, तभी तो हम वापस घूम के आए हैं उसी जगह पे, नहीं तो हम गिर जाते या फिर वो अपना एक्सपेरिमेंट करके वो कंक्लूड करें। ये अपने मतलब बस यही नहीं कि किताब पढ़ें या 2 जन से बात सुने और उसके बाद एक तो थ्योरी दे दी कि ये कारण है। वो एक्सपेरिमेंट करते थे, उनको जो वो ऑब्जर्व करते थे उसके बाद वो कोई थ्योरी दिया करते थे, तो ये साइंटिफिक हुआ करता था। इम्पैक्ट ऑफ दिस रेवोल्यूशन चेंज मटेरियल लाइफ एंड सोसाइटी टू। जो सोसाइटी में मटेरियल लाइफ भी चेंजेस आया, और सोसाइटी में जो लोग रहते थे उनके भी लाइफ में बहुत सारा चेंजेस आया, मेजर डेवलपमेंट आया। जैसे कुछ देखिए, कुछ थ्योरीज आया था, कॉपरनिकस का थ्योरी, जो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी क्या पहले बोलते थे, पहले लगता था सबको कि सूरज घूम रहा है अर्थ के चारों तरफ, पर ये कोपरनिकस बोले कि नहीं, सोलर सिस्टम का कंसेप्ट बताएं कि किस तरह से सारा प्लैनेट सन के चारों तरफ घूम रहा है। गैलीलियो का थ्योरी आया, उसके बाद केपलर्स का थ्योरी आया, जो पहले वो लगता था कि सन यहाँ है और अर्थ जो है ऐसे एकदम पूरी तरह से गोल में घूम रहा है। नहीं, केपलर्स बोले नहीं, इलेप्टिकल पाथ में घूम रहा है, एकदम से गोल गोल नहीं घूम रहा है, इलेप्टिकल, जैसे अंडा का शेप होता है ना, ऐसे घूम रहा है, ठीक है। न्यूटन सर जो लाए, फिर वो ग्रेविटी का रूल लेके आए, ग्रेविटी का लॉ लेके आए कि बताएं कि अच्छा सबको
धरती पे क्यों है, ये ग्रेविटी तो सबको पता है, ठीक है। तो नया नया थ्योरी आया, ये थ्योरी हवाबाजी करके नहीं कि बस हाँ हमको ऐसा लग रहा है, हमको सपना आया तो मान लिया, ऐसा नहीं। उन लोग है ना एक्सपेरिमेंट किए, देखे, ऑब्जर्व किए, कैलकुलेट किए, उसके बाद है ना सारा थ्योरी लिखे हैं। डार्विन का जो थ्योरी है एवोल्यूशनरी थ्योरी क्या होता है कि किस तरह से ह्यूमंस इवॉल्व हुए हैं। पहले मतलब यही वाला जो आता है बात, अंडा पहले आया कि मुर्गी, क्या आया होगा आप बताइए, तो आपको क्या लगता है बताइएगा। पर ये इसके थ्रू एवोल्यूशनरी थ्योरी के थ्रू पता चला कि नहीं, किस तरह से ह्यूमन ना, पहले हम लोग ह्यूमंस नहीं थे, सबसे पहले क्या थे, लाइफ का ओरिजिन किस तरह से हुआ है, ओरिजिन कहाँ से स्टार्ट हुआ है, पानी से स्टार्ट हुआ है। पानी में कुछ छोटे बैक्टीरिया, फिर धीरे धीरे बैक्टीरिया से थोड़ा और डिफ्रेंशिएट हुआ, यूनिसेलर, फिर मल्टीसेलर, फिर मल्टीसेलर होने के बाद फिर फिश बना, फिर से फ्रॉग, एम्फीबिया, मैमल्स के बाद फिर ह्यूमंस। तो धीरे 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 करके चेंजेस आया है। फिर आवाज़ ना धीरे धीरे स्लो हो जा रहा है, एकदम से थक गए, गला सूख रहा है, पानी ये अच्छा थोड़ा सा बचा हुआ, इतना कंप्लीट कर देते पहले, ठीक। तो जो बाइबल का जो थ्योरी होता था ना, मतलब पहले जो लोग जो भी उनके ग्रंथ में लिखा हुआ है, जो किताब में लिखा है कि ये नहीं करना चाहिए, ये करने से पाप लगता है, वो करने से पाप लगता है, तो बोले नहीं, वो लोग बोले कि नहीं, साइंटिफिकली वो प्रूफ किए एक्सपेरिमेंट करके, तो बताएं कि क्या करना सही है, क्या करना गलत है, क्या करने से हमको पाप लगेगा, क्या करने से नहीं होगा। लाइफ आफ्टर बर्थ, लाइफ आफ्टर जो डेथ वाला जो कंसेप्ट है कि हाँ मरने के बाद आपका लाइफ ऐसा होगा, तो वो लोग नहीं, जो देख नहीं रहे हैं, जो चीज़ का कोई हाथ पैर नहीं है, जो चीज़ का कोई ऑब्जर्वेशन नहीं, उस चीज़ को वो लोग नकारने लगे, नहीं माने, ठीक है। स्पेंसर जो थे डार्विन के पहले आए हैं, और वो ना डार्विन बाद में बताए हैं, जो चार्ल्स डार्विन है, ठीक है। और जो हर्बर्ट स्पेंसर, ये सोशल साइंटिस्ट है। ये देखिए, ये जो है ना चार्ल्स डार्विन, ये आपके बायोलॉजी के साइंटिस्ट है, बायोलॉजी के बारे में एवोल्यूशन को स्टडी किया और बताए हैं कि किस तरह से ह्यूमन इवॉल्व हुए हैं। और जो हर्बर्ट स्पेंसर है ना, ये ना एवोल्यूशन का ही थ्योरी दिए हैं, पर ये ह्यूमंस का एवोल्यूशन का थ्योरी नहीं दी, ये सोसाइटी का एवोल्यूशन का थ्योरी दिए हैं कि सोसाइटी किस तरह से इवॉल्व हुआ है। पहले बहुत पहले किस तरह का सोसाइटी हुआ करता था, अब किस तरह का सोसाइटी होता है, सोसाइटी किस तरह से किस परिस्थिति में चेंजेस आया है, ठीक है। ये जब हर्बर्ट स्पेंसर का आएगा, ये बस आप ना ओवरव्यू धीरे धीरे थोड़ा आ रहा होगा। अब ये मत सोचिएगा कि मैम बहुत सारी चीज़ स्किप हो जा रहा है, कुछ स्किप नहीं हो रहा है, टेंशन मत लीजिए। वापस फिर सारा जो साइंटिस्ट है, सारे साइंटिस्ट का डिटेल में वापस होगा। जब फंक्शनल थ्योरी आएगा, आपका स्ट्रक्चरल थ्योरी आएगा, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी आएगा, तो वापस हम करेंगे। ये आपका और भी बहुत सारा टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद हमारा डार्विन जो बताएं, साइंटिफिक प्रूफ बताएं ह्यूमन एवोल्यूशन। ये नहीं बता रहे हैं कि बता रहे हैं कि ह्यूमन कभी एक बंदर के रूप में था। तो वो ऐसे मुंह से नहीं बोल रहे कि हाँ हम ना देखें, हमको ऐसा लगता है ना कि ह्यूमंस का पहले ना बंदर हुआ करता था, ऐसे नहीं बोलते। वो प्रूफ किए हैं, वो एक्सपेरिमेंट दिखाए हैं, वो जो हड्डी का जो ढांचा है, पहले जानवर का किस तरह से होता था, अभी में क्या सिमिलैरिटी है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताए हैं कि देखिए ये प्रूफ हम आपको दिखा रहे हैं। जो हम ये थ्योरी दे रहे हैं, इस थ्योरी के पीछे ये तर्क हम लगा सकते हैं, इस कारण से ये आप एक्सपेरिमेंट देखिए, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम बता सकते हैं, अपने बात को प्रूफ करते थे कि विद द हेल्प ऑफ सम एक्सपेरिमेंट, और इसलिए उनका बात को हम लोग माने। और ये इस तरह के तर्क को हम साइंटिफिक प्रूफ थ्योरी बोल सकते हैं, नहीं कि बस मेरे को ऐसा लगता है। आपके लगने से सोसाइटी नहीं चेंज हो जाता, या फिर सोसाइटी नहीं डिफाइन होता है। ये हमारा हुआ साइंटिफिक रेवोल्यूशन का कंसेप्ट। उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन हम ये आपका नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। यहीं तक हमारा कंप्लीट हुआ। और हाँ, आज स्पेशल डे था ना, स्पेशल डे था इसलिए क्योंकि आज मेरा बर्थडे है, दैट्स वाई आज शुरुआत किए हैं हम आप लोग को पढ़ाने के लिए। तो आज से क्लास स्टार्ट हुआ है, तो धीरे धीरे क्लास कंटिन्यू आता रहेगा। थैंक यू आता रहेगा, थैंक यू आता रहेगा, थैंक यू आता रहेगा, थैंक यू।